चलो अपना रिवीजन में एएस 17 स्टार्ट करता है। एएस 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है। वन ऑफ द इजीएस्ट एएस है। इसके अंदर घिसा पिटा एक या दो ही क्वेश्चन है, वही बार बार आईसीआई पूछेगा। जब जब इस एएस से पूछता है बस वही कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, उसके बाहर आईसीआई आज तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनाया है, ना ही बनाने का स्कोप दिखाई देता है इसके अंदर में, ठीक है। क्रक्स क्या है एएस 17 का? सेगमेंट रिपोर्टिंग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट। पहले वर्ड सेगमेंट को समझ लो। रिपोर्टिंग मतलब आपको प्रेजेंट करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर में। अब सेगमेंट का मतलब क्या होता है? सेगमेंट का मतलब होता है जब कोई और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा बिजनेस में डील करता है कैटेगरी में, तो उसको हम लोग सेगमेंट बोलता है। या फिर जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो उसको हम लोग सेगमेंट बोलता है। जैसे पतंजलि, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन लोग क्या करता है? इन लोग सेगमेंट्स में बिजनेस करता है। इन लोग ब्यूटी केयर भी बनाता है, इन लोग होम केयर भी बनाता है, हेल्थ केयर भी बनाता है, खाने का सामान भी बनाता है। तो ये सारा क्या है? डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स है। तो जितना डिफरेंट सेगमेंट्स है वैसा ही रिपोर्टिंग इनको करना पड़ेगा। बिकॉज जरूरी नहीं है कि आपका हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो प्रॉफिट दे रहा है वो आपका होम केयर प्रोडक्ट प्रॉफिट दे। तो यूजर्स को समझना पड़ेगा ना कि कंपनी का पैसा कहाँ ज्यादा लगा हुआ है। क्या ऐसा तो नहीं है कंपनी ने अपना सारा पैसा होम केयर प्रोडक्ट में लगा दिया, बल्कि प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है ब्यूटी केयर प्रोडक्ट से, तो उनको ज्यादा पैसा ब्यूटी केयर में लगाना चाहिए। तो होम केयर प्रोडक्ट्स वाले क्या करना चाहिए? सेगमेंट को बंद कर देना चाहिए। इज इट क्लियर? दैट इज द सेगमेंट रिपोर्टिंग। और बहुत सारे जब प्रोडक्ट होते हैं या बहुत सारी कंपनियां होती है, तब कौन सी किस डिस्क्लोज करना है सेपरेटली और किसको मर्ज करके दिखाना है, ये एएस 17 आपको सिखाएगा। क्लियर है? नॉट पॉसिबल सारा कैटेगरी ऑफ बिजनेस को आप अलग अलग करके सेगमेंट करके डिस्क्लोज करो, फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बर्डन बन जाएगा। तो अपने को सीखना पड़ेगा एएस 17 के अकॉर्डिंग कि कौन सा किस कंडीशन में ये सेगमेंट रिपोर्टेबल बनेगा और किस कंडीशन में सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? तो सेगमेंट दो तरह का हो सकता है, एक बिजनेस सेगमेंट और एक ज्योग्राफिकल सेगमेंट, ठीक है। बिजनेस सेगमेंट का मतलब हो गया प्रोडक्ट वाइज एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके होम केयर है, ब्यूटी केयर है, फूड एंड रिफ्रेशमेंट में काम करता है। अलग अलग टाइप के उसके सेगमेंट्स के बिजनेस है। कॉपीज वगैरह भी बनाता है, क्लासमेट वगैरह, ठीक है। तो अलग अलग सिगरेट्स वगैरह कितना कुछ, आईटीसी कॉपी बनाता है उसका एक सेगमेंट है, आईटीसी सिगरेट बनाता है तो उसका अपना एक अलग सेगमेंट हो गया, राइट। जब कोई बिजनेस सेगमेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो उसको हम लोग बोलता है सेगमेंट। इज इट क्लियर? एंड ज्योग्राफिकली मतलब एरिया वाइज, जब आपका बिजनेस या तो कस्टमर वाइज बटा हुआ है या फिर प्रोडक्शन वाइज, जैसे कि आपका क्या हो रहा है, अलग अलग जगह फैक्ट्री लगा रखा है, तो कौन सा फैक्ट्री तुम्हारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है वो दिखाना पड़ेगा। या फिर तुमने कस्टमर वाइज अपने ऑफिसेस खोल के रखी है कि नॉर्थ में एक ऑफिस है, साउथ में एक है, ईस्ट में अलग है, अलग अलग। या फिर तुमने यूएई में एक खोल के रखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में एक खोल दिया, अमेरिका में खोल दिया, तो ये सब क्या है? ज्योग्राफिकल लोकेशन। एरिया वाइज भी हम लोग हमारे बिजनेस को बांट सकता है, इसको हम लोग बोलता है ज्योग्राफिकल लोकेशन। आई होप इट इज क्लियर कि सेगमेंट दो तरीके हो सकते हैं, या तो बिजनेस वाइज यानी बिजनेस कैटेगरी वाइज, या फिर हम लोग लोकेशन वाइज, लोकेशन में कस्टमर भी आ सकता है, या फिर हम लोग का प्रोडक्शन वाइज भी हम लोग लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। अब सेगमेंट रिपोर्टिंग में आपको क्या क्या रिपोर्ट करना होता है? सबसे पहले उस पर्टिकुलर सेगमेंट से आपको कितना सेल्स हो रहा है, रेवेन्यू रेवेन्यू डिस्क्लोज करना है। सेकेंडली उस सेगमेंट से रिजल्ट्स क्या हुआ है, रिजल्ट्स मतलब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। एंड थर्डली उस सेगमेंट के अंदर में आपके बिजनेस की कितनी एसेट्स लगी हुई है वो आपको डिस्क्लोज करना होता है। ये तीन चीजें अपने को डिस्क्लोज करना है। सबसे पहले सेल्स, सेकेंडली प्रॉफिट एंड लॉस, थर्डली एसेट्स कितना लगा हुआ है। इन तीनों चीजों के अकॉर्डिंग हम तीनों चीजें हम लोग रिपोर्ट करेगा। लेकिन किसका रिपोर्ट करें? क्या सारा कैटेगरीज ऑफ बिजनेस का रिपोर्ट करें? नहीं, जो सेगमेंट आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट बनेगा उसका डिस्क्लोज करेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल है? वही तो हमें एएस 17 बताएगा कि ये कैलकुलेशन आप कर लो। इफ आप इस कैलकुलेशन में फॉल करता है तो मतलब मान लेना कि आपका ये बिजनेस रिपोर्टेबल सेगमेंट है। इज इट क्लियर? अब रिपोर्टिंग दो तरीके से होता है, एक डिटेल्ड में और एक कंडेंस्ड में। डिटेल्ड का मतलब है कि सब
कुछ खोल के ओपन वाइज हर एक हेड वाइज हम लोग उस पर्टिकुलर सेगमेंट का रिपोर्टिंग करेगा। क्लियर है? और ये कब करना पड़ता है? जब रिस्क और रिटर्न ऑफ एन एंटरप्राइज, जब उस पूरे बिजनेस का, पूरे एंटिटी का बहुत बड़ा रिस्क और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे ही डिपेंड करता है। जैसे आईटीसी का सिगरेट, ठीक है, सिगरेट में ही सबसे बड़ा रिस्क और उसका रिटर्न है, तो उसको क्या हो रहा है? रिस्क एंड रिटर्न ऑफ एन एंटरप्राइज आर अफेक्टेड प्रीडोमिनेंटली, मतलब बहुत ड्रास्टिकली चेंजेस हो सकता है उस सेगमेंट को, कुछ भी हो गया तो तब हम लोग के लिए वो बन जाएगा डिटेल्ड रिपोर्टिंग करना चाहिए ऐसे सेगमेंट का, दैट इज द प्राइमरी रिपोर्टिंग सेगमेंट। एंड बाकी जिसका मेरा इतना ज्यादा लंबा चौड़ा इंपैक्ट नहीं होगा बिजनेस में, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी रिपोर्टिंग सेगमेंट। उसको हर एक चीज डिटेल्ड फॉर्म में दिखाने का जरूरत नहीं है, आप लोग कंडेंस फॉर्म में भी दिखाओगे तो चलेगा। आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज सेगमेंट रिपोर्टिंग। तीन चीज रिपोर्ट करना है, रेवेन्यू, रिजल्ट्स, एसेट, दैट्स इट। क्लियर है? सेगमेंट दो तरह का हो सकता है, बिजनेस सेगमेंट, ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन में कस्टमर वाइज हो सकता है, प्रोडक्शन वाइज भी हो सकता है। इज इट क्लियर? रिपोर्टिंग दो तरीके से कर सकते हैं, डिटेल्ड में रिपोर्टिंग करेंगे, कंडेंस्ड फॉर्म में करेंगे। डिटेल्ड में कब करेंगे? जब सारा रिस्क और रिटर्न बिजनेस का बहुत प्रीडोमिनेंटली उस सेगमेंट पे डिपेंड करता है, इफेक्ट हो सकता है, तब हम लोग क्या करेगा? उस सेगमेंट का डिटेल्ड में रिपोर्टिंग करेंगे। इज इट क्लियर? अब देखो कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा सेगमेंट आपका रिपोर्टेबल है और कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं है। रेवेन्यू के कॉन्टेक्स्ट में, रिजल्ट के कॉन्टेक्स्ट में, एसेट के कॉन्टेक्स्ट में, तीनों चीज के लिए चेक करेंगे। इफ फॉर एनी सेगमेंट द थ्रेशोल्ड लिमिट इज 10% और मोर, यदि आपका जितना सारा डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बिजनेस का सेल्स मिला के टोटल सेल्स का 10% या उससे ज्यादा कोई एक सेगमेंट सेल्स दे रहा है, देन दैट सेगमेंट विल बिकम योर रिपोर्टेबल। एक कंडीशन ये चेक कर लेना, क्या वो मेरी टोटल सेल्स का 10% से ज्यादा सेल्स है क्या उस सेगमेंट का, तब वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन गया। बट वो सेल्स में फॉल नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट चेक करो एसेट वाइज। आपकी बिजनेस की जितनी टोटल एसेट्स है, आपकी बिजनेस की जितनी टोटल एसेट्स है, उस टोटल एसेट्स का 10% इन्वेस्टमेंट आपने एक सेगमेंट में लगा रखा है, एक कैटेगरी ऑफ बिजनेस में लगा रखा है, तभी भी वो आपका सेगमेंट रिपोर्टेबल बन जाएगा। इज इट क्लियर? एंड तीसरा, इफ एसेट में भी फॉल नहीं कर रहा, तो तीसरा रिजल्ट वाइज चेक करो। रिजल्ट वाइज चेक करो। रिजल्ट वाइज कैसे चेक करेगा? प्रॉफिट वाले सेगमेंट का अलग से प्रॉफिट कर लो, लॉसेस वाले सेगमेंट्स का अलग से टोटल कर लो। अब इस दोनों में जो विच एवर इज हायर है, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, जितने टाइप के बिजनेस आपके हैं उसमें से जो जो बिजनेस प्रॉफिट दे रहा है उसको अलग कर दो और उसका टोटल करो, जो जो बिजनेस लॉसेस दे रहा है उसको टोटल करो। इस दोनों में से जो जो हायर होगा, इस दोनों में से जो हायर होगा उसका 10% से ज्यादा, उसका 10% से ज्यादा कोई भी सेगमेंट का रिजल्ट है, इधर इट इज प्रॉफिट और लॉस, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इफ 10% से ज्यादा है देन दैट सेगमेंट बिकम्स योर रिपोर्टेबल सेगमेंट। आई बात समझ में? अब इफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल टू ए रिपोर्टेबल सेगमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स, अब आपने क्या किया, ये तीनों चेकिंग किया और इस तीनों चेकिंग में कोई एक कंडीशन फुलफिल हो गई, तब तो वो क्या हो गया आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गया। अब एज पर द अबव कैलकुलेशन आपके बिजनेस में, आपके सपोज 10 टाइप के बिजनेस है, 10 टाइप के बिजनेस है, उसमें से 5 टाइप का बिजनेस रिपोर्टेबल सेगमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो उस पांचों सेगमेंट को सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, राइट? अब क्या बोलता है, जितने भी सेगमेंट आपने डिसाइड किया है कि ये मेरे रिपोर्टेबल सेगमेंट है, लेकिन इफ उन लोग आपका आपका टोटल सेल्स का 75% सेल्स कवर नहीं कर पाते हैं सेगमेंट, तो आप लोग अपने तरफ से एडिशनल सेगमेंट्स को रिपोर्टेबल बनाएगा।
इज इट क्लियर? यानी इन शॉर्ट जितने भी आपके रिपोर्टेबल सेगमेंट्स होंगे उन सबको मिला के सेल्स का 75% कवर होना पड़ेगा। इफ लेस देन 75% है तो हम लोग एडिशनल सेगमेंट को भी रिपोर्टेबल सेगमेंट बना देंगे। एडिशनल सेगमेंट मतलब जो सेगमेंट मेरे इन कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे थे उसमें से भी कोई ना कोई सेगमेंट को आप अलग से सेपरेटली रिपोर्टेबल बनाओगे। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ देन इफ कोई सेगमेंट आइडेंटिफाई हो जाता है एज रिपोर्टेबल सेगमेंट पिछले साल, ठीक है, तो वो सेगमेंट अगले साल भी रिपोर्टेबल ही रहेगा, प्रोवाइडेड चाहे वो 10% का कंडीशन को फुलफिल ना करे। 10% का कंडीशन फुलफिल नहीं भी किया तभी भी वो दैट सेगमेंट विल कंटिन्यू टू बी अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। बिकॉज यदि एक साल आपने उसको सेपरेटली डिस्क्लोज किया और अगले साल नहीं किया तो यूजर को कुछ कहानी समझ में ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है धंधे में। तो क्या बोला एएस ने कि एक साल पिछले साल यदि आपने आपके कोई बिजनेस सेगमेंट को रिपोर्टेबल बनाया है तो नेक्स्ट ईयर भी वो कंटिन्यू टू बी रिपोर्टेबल रहेगा, चाहे वो आपका क्राइटेरिया ऑफ 10% थ्रेशोल्ड लिमिट को ये फुलफिल सिर्फ कर नेक्स्ट ईयर रहा। के लिए होगा ना सर? उसके बाद हम लोग का 10% होगा तभी हम लोग डिस्क्लोज करेगा क्या? हाँ राइट, एक साल तक। सपोज पिछले साल तो थ्रेशोल्ड लिमिट में हम लोग फॉल कर गए तो हमने रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाया, बट करंट ईयर में नहीं फॉल किया फिर भी वो रिपोर्टेबल रहेगा, और उसके अगले साल में भी फॉल नहीं कर रहा तब उसको अलग से रिपोर्ट करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? इतना हाँ। ही है इसमें, इसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं आता है। बस आपसे पूछता है क्या ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है या नहीं है ये बता दो, तो आपको 3 कैलकुलेशन करना पड़ता है, रेवेन्यू वाइज, एसेट वाइज एंड रिजल्ट्स वाइज। इज इट क्लियर? सिली मिस्टेक यहां होता है रिजल्ट वाइज में। रिजल्ट वाइज में ध्यान रखना प्रॉफिट वाले सेगमेंट को अलग, लॉस वाले सेगमेंट को अलग, उसका जो टोटल आएगा विच एवर इज हायर उसका 10% देखना है आपको। इज इट क्लियर? भैया वो जो 10% हम लोग जो निकालेगा उसके बाद क्या करेगा, मतलब कंपैरिजन होता है क्या? हाँ कि वो रिपोर्टेबल है या नहीं। अभी देखो क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा आप लोग को। क्लियर है सेगमेंट रिपोर्टिंग में क्या करना है यहां तक? जी सर। देखो एक क्वेश्चन से समझाता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, द चीफ अकाउंटेंट ये है, उसने बोला कि हमारे पास इतने तरह का बिजनेस है 6 तरह के बिजनेस है, आपको बताना है उसके अकॉर्डिंग तो क्या है, अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग तो सिर्फ एम और एन रिपोर्टेबल है। बोला ये 2 ही सेगमेंट रिपोर्टेबल है बाकी रिपोर्टेबल नहीं है, आपको जस्टिफाई करना है। तो ये ध्यान रखना, बस यही जो क्वेश्चन है ना ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, इसमें फिगर्स बदल देते हैं और कुछ नहीं करता है, 5 मार्क का फटक से क्वेश्चन आ जाता है, तो एकदम झटक से आंसर हो जाएगा। देखो इसमें 3 चीजें है। सबसे पहले सेगमेंट एसेट, तो सेगमेंट एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, टोटल एसेट्स का यदि 10% से ज्यादा कोई सेगमेंट का एसेट है तो वो रिपोर्टेबल बन जाता है। टोटल एसेट से 200 लाख, उसका 10% होता है 20 लाख, तो कोई भी सेगमेंट जिसका 20 लाख या उससे ज्यादा है तो वो सेगमेंट क्या बन जाएगा, रिपोर्टेबल बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये भी बन गया और ये भी बन गया आपका। सिर्फ ये नहीं बना एज पर द सेगमेंट एसेट। इज इट क्लियर? तो यानी एसेट वाइज तो ये सारे के सारे सेगमेंट रिपोर्टेबल हो गए, यानी इन सेगमेंट्स के लिए आगे का चेकिंग करने का जरूरत भी नहीं है आपको। इन सेगमेंट्स का आगे का चेकिंग नहीं भी करोगे तभी भी चलेगा, बिकॉज क्या था, तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल किया तो वो सेगमेंट रिपोर्टेबल बन जाएगा आपका। इज इट क्लियर? अब रेवेन्यू वाइज चेक करो। रेवेन्यू वाइज यानी टिक टिक तो आ रहा है, ये टिक हो गया, ये टिक, ये टिक, ये टिक, ये टिक, बट एसेट वाइज ये टिक नहीं हुआ। अब सेल्स वाइज देखो, सेल्स है 1200 लाख, उसका 10% होता है 120 लाख, तो ये टिक, ये टिक, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं और ये नहीं, बट कोई बात नहीं, एसेट वाइज तो बहुत सारा टिक हो चुका। अब रिजल्ट वाइज, रिजल्ट वाइज कैसे करेंगे, प्रॉफिट को अलग करो, लॉस को अलग करो, तो टोटल लॉस कितना है 200 लाख, टोटल प्रॉफिट कितना 100 100, विच एवर इज हायर 200 200,
तो यानी 200 का 10% कितना होता है? 20। 20। तो यानी 20 लाख से ज्यादा किसी का भी प्रॉफिट या लॉस है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा। क्लियर है? हाँ एक बार वापस बताना। मैंने बोला रिजल्ट में क्या करना है, लॉसेस वालों को अलग करो, प्रॉफिट वालों को अलग करो। तो ये लॉस था, ये लॉस था, इसको अलग किया तो टोटल लॉस कितना मिला? 200 लाख। बाकी तुम्हारे प्रॉफिट से उसको अलग कर दिया तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 100 लाख। विच एवर इज हायर, तो इन दोनों में हायर फिगर क्या है? 200 लाख। तो 200 लाख का 10% यानी 20 लाख। कोई भी सेगमेंट जिसका रिजल्ट 20 लाख या उससे ज्यादा है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा। इररेस्पेक्टिव प्रॉफिट है या लॉस है, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? ठीक है। सब तो रिपोर्टेबल बन गया। ये रिपोर्टेबल, ये रिपोर्टेबल, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये है। ओ माय गॉड। तो वो जो हायर है वो क्या बन जाएगा? क्या चीज? वो हायर कैलकुलेशन पर्पस के लिए। हाँ मतलब उससे क्या दिखना है मेरे को? 200 लाख विच एवर इज हायर आया। अब हाँ इसका 10% जो है 20 लाख। इफ हाँ कोई भी सेगमेंट का रिजल्ट 20 लाख से ज्यादा है तो वो हाँ रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा। ठीक है। तो यानी ये पता चला कि सारा का सारा सेगमेंट कोई ना कोई एक कंडीशन में तो टिक हो ही रहा है। और अकाउंटेंट जो बोल रहा था बेचारा, उसको लगता था कि तीनों कंडीशन टिक होने से वो रिपोर्टेबल बनता है। ऐसा थोड़ी ना है, कोई भी एक कंडीशन में भी टिक आ गया तो वो मेरा रिपोर्टेबल बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो बस मेरे सारे के सारे सेगमेंट रिपोर्टेबल है। आप एग्जाम में इस तरीके से लिख के आना है। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द आईसीआई, ट्रस्ट मी। इसी टाइप का क्वेश्चन बार बार आता है। रेगुलर बैच में हमने किया था पास पेपर क्वेश्चन, तो देखा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही क्वेश्चन पूछा गया है विथ चेंज फिगर। यही है तो ठीक है। लिखने का तरीका मैंने आप लोग को बताया था रेगुलर बैच में। हाँ अभी तो मैराथन चल रही है। तो नॉट पॉसिबल कि मैं आप लोग के लिए फिर से लिख के बताऊं, बट आई होप आप लोग इसको पॉज करके भी देख लो तो हो जाएगा काम। ठीक है? अब देखो इंटर सेगमेंट ट्रांसफर। इंटर सेगमेंट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? अपने ही इनर आउट, इट इज जस्ट लाइक ए डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। इट इज जस्ट वही लाइक अ तो है। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। तो इट इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्चुअली यूज्ड। जिस वैल्यू पे आपने ट्रांसफर किया है उस वैल्यू पे ही तो हम लोग क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा। बेसिस ऑफ प्राइसिंग एंड एनी चेंज फ्रॉम प्रीवियस ईयर शुड बी डिस्क्लोज। लेकिन यदि पहले आप कॉस्ट में ट्रांसफर कर रहा था और अभी आप इनवॉइस प्राइस में ट्रांसफर करता है तो आपका क्या हो गया? प्राइसिंग और पॉलिसी बदल गया ना। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? सेपरेटली उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कंपनी पहले इंटर सेगमेंट ट्रांसफर कॉस्ट में करता था, लेकिन अब से कंपनी ने क्या किया है? इनवॉइस प्राइस में उसको ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया। इज इट क्लियर? द पॉलिसीज, जो नया पॉलिसी है जो भी आप कर रहे हो वो आपको क्या करना है? कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। डिस्क्लोज्ड एंड अप्लाइड कंसिस्टेंटली। इज इट क्लियर? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि एंटरप्राइज का मर्जी है भाई पॉलिसी का इंटर सेगमेंट ट्रांसफर में, वो चाहे तो कॉस्ट पे भेजे, वो चाहे बिलो कॉस्ट पे भेजे, वो चाहे मार्केट प्राइस पे भेजे। आप कौन हो बोलने वाले? मेरा खुद का कंपनी है, मैं अपनी कंपनी को कितने में दूं उससे क्या लेना देना। इज इट क्लियर? क्लासमेट वाला, आईटीसी का जो क्लासमेट सेगमेंट है, ठीक है, एजुकेशन वाला, यदि वो वाला कुछ भी चीज ट्रांसफर कर रहा है सिगरेट सेगमेंट को तो कितने भी कर सकता है ना। जितने की कॉपी बनी उतने में, उससे नीचे में या उससे ऊपर में, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बाहर वालों को कोई नहीं। फर्क पड़ना चाहिए नहीं ना। तो वही बोला है कि एंटरप्राइज का मर्जी है, उसका खुद का पॉलिसी हो सकता है इंटर सेगमेंट ट्रांसफर का। इट मे बी ऑन कॉस्ट, बिलो कॉस्ट और एट मार्केट प्राइस। आप कुछ नहीं उखाड़ सकते उसका। इज इट क्लियर? नंबर 2, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। अ कंपनी हैज एन इंटर सेगमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ चार्जिंग एट कॉस्ट लेस 10%।
द मार्केट प्राइस आर जनरली 25% अबव कॉस्ट। बोलते हैं मार्केट में तो यार नॉर्मली कॉस्ट पे 25% लगा के बेचता है, तो ऐसा कंपनी क्यों कर रहा है? नहीं करना चाहिए क्या? ऐसा नहीं कर सकता क्या? कर सकता है। कंपनी का मर्जी भाई, हम अपना इंटर सेगमेंट ट्रांसफर किस रेट पे भेजे, आपको क्या लेना देना? इज इट क्लियर? हाँ जी। अब सेम कहानी देखो, नंबर 3 भी वही है, रिपोर्टेबल है या नहीं आपको वो बताना है। तो XYZ के 3 सेगमेंट है, टोटल एसेट्स है कंपनी का 10 करोड़। सेगमेंट एक्स में 2 करोड़ लगा हुआ है, वाई में 3 करोड़ और जेड में 5 करोड़ रुपए लगा हुआ है। तो एसेट वाइज हमें क्या करना है? 10% या उससे ज्यादा। तो 10 करोड़ की एसेट्स है टोटल कंपनी में। टोटल एसेट्स कितनी है? 10 करोड़, जिसके अंदर में डेफर्ड टैक्स इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ ईच सेगमेंट। लेकिन क्या डेफर्ड टैक्स एसेट एसेट में आएगा क्या? नहीं। कभी भी नहीं आता। इज इट क्लियर? तो क्या करेगा? डेफर्ड टैक्स एसेट माइनस कर देगा। तो माइनस कर देगा तो कितना बचेगा? 1.5, 2.6 और इधर 4.7। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो मेरा हाँ रिवाइज टोटल एसेट्स कितना हो गया? जब सेगमेंट वाइज एसेट्स कम हो रहा है तो टोटल भी तो कम होगा ना। 10 करोड़ में से हम लोग कितना था डेफर्ड टैक्स एसेट? 8.8 हो जाएगा माइनस। 5 4 9 1.2 करोड़ माइनस कर दो तो 8.8 करोड़। तो 8.8 करोड़ का 10% कितना होता है? 0.88। 0.88 करोड़। तो कोई भी सेगमेंट यदि 0.88 करोड़ से ज्यादा एसेट हेल्ड कर रहा है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा। दस ऑल द 3 और सारे के सारे सेगमेंट तो 0.88 से ज्यादा ही होल्ड कर रहे हैं, इसीलिए all the 3 segment holds more than 10%, all the segments are reportable segment. Is it clear? सर ये एग्जैक्ट डिफर्ड पॉइंट को 88 हटा होता। के हम लोग कैलकुलेट किया ना? क्या चीज? डिफर्ड को हटा के कैलकुलेट किया। यस, बिजनेस की प्योर एसेट्स चेक करते हैं हम लोग, डेफर्ड वगैरह नहीं। तो बाई चांस एग्जैक्ट सर पॉइंट अगर 88 डेफर्ड टैक्स एसेट कोई एसेट होता ही नहीं है, वो तो बाद में जाके रिवर्स हो हाँ जाएगा। बाई चांस सर अगर ऐसे दिया हुआ है कि टोटल एसेट्स का ऐसा दिया हुआ है और फिर बोला है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग तो उसको उसको भी माइनस नहीं काउंट करके। करेगा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ बोलो, क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था अगर एग्जैक्ट पॉइंट 88 होगा तो भी तो वो होगा ना, माना जाएगा, क्या चीज? उसका रिपोर्टिंग होगा ना। अगर एग्जैक्ट पॉइंट 88 होता है हाँ तभी तो भी उसका भी तो। रिपोर्टेबल है। ठीक है। 10% और मोर लिखा हुआ है। हम्म, ठीक है। अब देखो, कल को आपको क्वेश्चन आ जाए कि सेगमेंट का रेवेन्यू निकालो, तो सेगमेंट रेवेन्यू निकालने के लिए आप लोग क्या क्या करेगा? किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट का टोटल सेल्स आपको निकालना है, तो आप क्या क्या कंसीडर करेगा? उस सेगमेंट ने जितना अपने आप बेचा है वो वाला कंसीडर करेगा, राइट? इफ कोई कॉमन सेल्स हुआ था, जैसे डिपार्टमेंट में हम अपोर्शन करते थे ना कॉमन खर्चों को, तो जो अपोर्शन होके उसके हिस्से का सेल आया है तो वो सेल भी कंसिडर करेंगे। एंड जितना इंटर सेगमेंट ट्रांजेक्शन हुआ है वो भी मेरा सेल्स में आएगा। इज इट क्लियर? बट क्या क्या नहीं कंसिडर करोगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अभी हमने S5 में देखा था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है, वो कंसिडर मत करना। रेवेन्यू नहीं है, वो सेल्स नहीं होता। कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला है आपको, ठीक है, इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला है आपको, तो वो आपका रेवेन्यू नहीं होता। इज इट क्लियर? रेवेन्यू का मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो आप डे टू डे एक्टिविटी से अर्न करता है। बट इफ आप लोग का काम ही फाइनेंशियल नेचर का है, if you are a NBFC or a bank, then interest or dividend income will be your revenue. Is it clear? Then gain on sale of investment or extinguishment of debt, ठीक है, कल को आपके बुक्स में कोई इन्वेस्टमेंट था, आपने उसको बेचा, उससे फायदा हुआ, वो भी आपका रेवेन्यू नहीं है, वो सब अदर इनकम है। इज इट क्लियर? और आपके बुक्स में कोई डेट था,
अब वो पैसा नहीं मांगेगा, एक्सटिंग्विश कर दिया, मतलब वो पैसा नहीं मांगने वाला आपसे, कोई बात नहीं, तो वो भी फायदा है, बट दैट इज नॉट अ रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। इज इट क्लियर? देन सिमिलरली एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में भी वही कहानी है, जो डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है सेगमेंट के अंदर में हम बस वही कंसीडर करते हैं। जैसे सेगमेंट का अपना खुद का डे टू डे एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कुछ कॉमन एक्सपेंसेस जो रीजनेबली अपोर्शनड होके आया है तो उस खर्चों को लेना है, और इंटर सेगमेंट खर्चा जो आपने किया है उस एक्सपेंसेस को कंसीडर करोगे। लेकिन अदर देन ऑपरेटिंग कोई भी नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं तो वो हम लोग एक्सपेंसेस में काउंट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? जिसमें अपने को ध्यान में क्या रखना है, एक ये पॉइंट ध्यान रखना, इनकम टैक्स एक्सपेंस, एक्सपेंस में काउंट नहीं करोगे। इज इट क्लियर? द रीजन? क्या चीज? सर बोला रीजन। क्योंकि डे टू डे ऑपरेशन नहीं है ना इनकम टैक्स का खर्चा, तो इनकम टैक्स एसेट में डेफर्ड टैक्स भी आता है और करंट टैक्स भी आता है। भैया ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के नीचे एक पॉइंट है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस वाला, ये वाला समझाओ ना। यदि आप लोग एनबीएफसी और बैंक हो तब तो आपके लिए इंटरेस्ट पे करना इट्स एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन आप एक नॉर्मल बिजनेस हो, आप इंटरेस्ट क्यों पे कर रहे हो? आपने लोन ले रखा होगा, लोन लिया है तभी इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना, या फिर डिबेंचर इश्यू कर रखे हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। हाँ। तो उस कंडीशन में ये आपका ऑपरेटिंग खर्चा थोड़ी है, ये तो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का हो गया ना। याद है कैश फ्लो स्टेटमेंट? हाँ। क्लियर है? फिर बाकी कुछ बेसिक चीजें जो अपने को ध्यान रखना है कि जब भी आप सेगमेंट एसेट कंसीडर करोगे, सेगमेंट एसेट अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, वहां पे डीटीए डेफर्ड टैक्स एसेट काउंट नहीं कर रहे थे ना, एक्सक्लूड किया हमने डेफर्ड टैक्स एसेट, वो नहीं करना। एन एसेट यूज्ड फॉर जनरल और हेड ऑफिस पर्पस, यानी स्पेसिफिक उस सेगमेंट के लिए एसेट नहीं है, जनरल ये यूज हो रहा है हर बिजनेस में, हर टाइप का कैटेगरी ऑफ बिजनेस जो है हमारा, उन सब में वो एसेट यूज कर रहा है या फिर हेड ऑफिस में यूज होता है, तो वो सेगमेंट एसेट्स में काउंट नहीं होगा। इज इट क्लियर? क्लियर है? एंड सेगमेंट लाइबिलिटी में क्या नहीं काउंट करना, इनकम टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, जो भी आपको इनकम टैक्स लाइबिलिटी पे करना है वो नहीं काउंट करना। एंड कोई भी ऐसा लाइबिलिटी या बोरोइंग जो फाइनेंसिंग नेचर का है, ऑपरेटिंग पर्पस का नहीं है, फाइनेंसिंग नेचर का है, तो उस लाइबिलिटी को आपको ध्यान में नहीं रखना। इट इज जस्ट लाइक ए कैश फ्लो स्टेटमेंट, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ध्यान में रखना है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को कंसिडर नहीं करना। इज इट क्लियर? क्लियर है? देन आपके पास एक क्वेश्चन होगा नंबर 4, उसको अच्छे से देख लेना। अभी तक आपसे पूछा नहीं गया है ये क्वेश्चन, बट कभी भी आईसीआई पूछ सकता है। ये एक अनछुआ क्वेश्चन है जो रेयरली, शायद एक बार पूछा तो पूछा लेकिन नहीं पूछा है। कैसे आप सेगमेंट रिपोर्ट बनाता है? सेगमेंट रिपोर्ट इज बेसिकली हम लोग क्या करता है, हर एक वो सेगमेंट जो मेरा रिपोर्टेबल है उसका रेवेन्यू अलग से दिखाएगा, एक्सपेंसेस माइनस करेगा, प्रॉफिट निकालेगा, एसेट्स को अलग से दिखाएगा, इसको हम लोग बोलता है सेगमेंट रिपोर्ट। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से गो थ्रू कर लो, जिस आई होप जिसके पास सॉल्यूशन नहीं वो इस सॉल्यूशन को देख लो। कुछ नहीं किया हमने, सेगमेंट वाइज अलग अलग हमने उसको रेवेन्यू को अलग किया, रिजल्ट निकाला, सेगमेंट का रिजल्ट निकाला, फिर कंपनी का ओवरऑल टोटल प्रॉफिट निकाल लिया, फिर सेगमेंट का एसेट, सेगमेंट वाइज एसेट दिखाया और कंपनी का टोटल एसेट्स दिखाया। इज इट क्लियर? फिर नहीं। सिमिलरली लाइबिलिटी, सेगमेंट वाइज लाइबिलिटी एंड कंपनी का एज ए टोटल लाइबिलिटी, वो दिखाने के बाद अपने को सेपरेटली एक डिस्क्लोजर करना पड़ता है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज आपका रेवेन्यू कितना आया। ज्योग्राफिकल लोकेशन में दो चीज था ना, कस्टमर एंड, तो पहले टोटल रेवेन्यू निकालेगा हम लोग इसमें। हाँ जैसे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनता है वैसे ही किया आपने, रेवेन्यू निकाला, ठीक है, टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू में से खर्चे माइनस किए तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, तो बन गया स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। उसके बाद एसेट्स एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट के जैसे बनाते हैं हम लोग। इसका फॉर्मेट बस अलग है। हाँ थोड़ा तरीका अलग है दिखाने का। ठीक है।
तो आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। उसके अलावा सेगमेंट रिपोर्टिंग में कुछ भी नहीं है, ये डिस्क्लोजर पार्ट देना ही होगा। यदि ये क्वेश्चन आया तो ये ध्यान रखना कि डोमेस्टिक में कितना सेल किया और इंडिया के बाहर कितना सेल किया, और इंडिया के बाहर में भी कौन सा कंट्री को सेल किया था, वो सारा आपको अलग बताना पड़ेगा। इसी को डिस्क्लोजर बोलते हैं। इज इट क्लियर? हाँ तो ये वाला आप क्वेश्चन गो थ्रू कर लो अच्छे से, पूरा का पूरा एएस रिवाइज कर लो जो भी क्वेश्चन है। अब मुझे नहीं लगता और कोई क्वेश्चन है, आईसीआई में एक यही क्वेश्चन था जिसका प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, बस इतना ही है। सर ये जो क्वेश्चन मतलब इलस्ट्रेशन 4 था, इसका मेन मोटिव क्या था? तो जैसे बाकी सब में सेगमेंट सेगमेंट का रिपोर्ट रिपोर्टिंग बनाना होता है, सेगमेंट हाँ रिपोर्ट बनाना है, बस यही मोटिव था कि एक कंपनी कैसे अपना सेगमेंट रिपोर्ट बनाता है। अच्छा ठीक है। जैसे इसके पास ये 3 चीजें करता है, फोर्जिंग शॉप बनाता है, ब्राइट बार बनाता है और फिटिंग्स बनाता है। तो इसके 3 सेगमेंट है, उस तीनों सेगमेंट को हम लोग अलग अलग कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये तीनों सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट थे इसके। ठीक है सर। सर जो नहीं होता उसका नहीं बनाएगा क्या? नहीं, जो रिपोर्टेबल नहीं होता वो कंसाइज टोटल में चला जाता है, कंपनी एज ए होल। ओके ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हाथ से कर लेना, प्रेजेंटेशन मैंने आप लोग को दे रखा है एंड बाकी ऐसा कुछ है नहीं। तो AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग इतना ही है। फिर भी कोई भी डाउट पूछ बच जाए तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। क्लियर है? तो अच्छे से AS17 कवर करो, फिर अपन दूसरा AS स्टार्ट करता है।